ये जो 2025 में बिहार चुनाव को एक आम आदमी, स्टूडेंट, राजनेता किस तरह से देखेगा? इसको देखने के दो नजरिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पे जो 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए वो बिल्कुल चुनाव के बीच बांटे गए। तो जाहिर है कि सीधे सीधे एक तरह का न्योता था कि आप हमें वोट दीजिए। चुनाव आयोग ने इसको भी नहीं रोका। अगर हम बिहार की जीत को सिर्फ इसके हवाले कर देंगे तो एक गलत मैसेज, अधूरा मैसेज जाएगा। तो नीतीश की छवि को लेकर हालांकि विपक्ष इतना सावधान था कि उसने उनकी आलोचना नहीं की। दूसरा एक बड़ी वजह जो एक अंडर करंट हिंदुत्व की राजनीति का है, जिसके शिखर पुरुष इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं, कि गठबंधन को अपने संकट दूर करने में बड़ी मुश्किल हुई। जैसे मुझे लगता है ओवैसी से तालमेल कर लेना चाहिए था आरजेडी को, तेजस्वी ने लगभग नकार दिया। हो सकता है ओवैसी लोग साथ होते तो आरजेडी और कांग्रेस कुछ और सीटें जीत जाते। गनीमत बस ये इस बार ये रही कि जो एग्जिट पोल या आए वो उसी दिशा में थे जिस दिशा में नतीजे आए। अब मुझे लगता है कि दो चीज़ें और हुई। एक तो इधर जो हमारी पत्रकारिता है वो लोगों के बीच नहीं जाती है, नेताओं के बीच जाती है। यानी एक तरफ हवा चल रही है, दूसरी तरफ पीछे से उसको थोड़ा एसआईआर का, थोड़ा चुनाव आयोग का, दोनों का सपोर्ट मिल गया। चुनाव आयोग को कायदे से रोकना चाहिए था 10,000 रुपये के अनुदान के लिए कि ये तो अभी नहीं जाना चाहिए। चुनाव आयोग बहुत अविश्वसनीय हो चुका है। और दूसरा जो हिंदूवादी राजनीति है वो सांप्रदायिकता हमारी रगों में जैसे बहुत भीतर तक यात्रा कर रही है और वो वोट में बदल जाती है कि जिताना तो मोदी जी को है, बाकी जो भी हो। सर, एक चीज़ ये बताइए, आजकल ये बड़ी चर्चा चल रही है कि ये जीत एनडीए की माने या महागठबंधन की हार माने या ज्ञानेश कुमार की जीत माने? वही मैंने कहा कि इसको न ज्ञानेश कुमार की पूरी जीत कह सकते हैं। चुनाव आयोग के तौर तरीकों ने एनडीए की मदद की, इसमें कोई संदेह नहीं है। बल्कि कई लोगों को संदेह होता है कि एमआईएम जो है वो कहीं बीजेपी की भी टीम तो नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मुझे नहीं लगता है। पत्रकारिता इन दिनों बिल्कुल नेताओं की विचारों की चेरी हो गई है, उनके गुलामी करने लगी है। ये सच है कि सोशल मीडिया की पत्रकारिता जो शुरू हुई तो उसने एक उम्मीद बंधाई कि देखो सरकार की आलोचना करने वाले लोग बचे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, जैसा आपको पता है कि बिहार चुनाव हो गए हैं और हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं कि बिहार के नतीजे और बिहार के चुनाव से क्या समझना चाहिए। और इसी के लिए आप लोगों ने हमसे कई बार कहा कि प्रियदर्शन जी की राय ली जाए, उनसे समझा जाए बिहार चुनाव 2025। तो लीजिए, आप लोगों ने जो कहा, हमारे साथ प्रियदर्शन जी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र को वक्त देने के लिए। हाँ। सर, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आपने इतने साल पत्रकारिता की है, बिहार को देखा है, समझा है। ये जो 2025 में बिहार चुनाव को एक आम आदमी, स्टूडेंट, राजनेता किस तरह से देखेगा? देखिए, इसको देखने के दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया तो वो है जिसका वास्ता एसआईआर के पूरे कंसेप्ट से था, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लाख वोट काट दिए गए। दूसरा ये माना जा रहा है कि जो घोषणाएं लागू की गईं, जो अचानक अमूमन चुनाव प्रचार के बीच या चुनाव की घोषणा के बीच सरकार रेवड़ियाँ नहीं बांटा करती है, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पे जो 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए वो बिल्कुल चुनाव के बीच बांटे गए। और उनकी वजह से, और उसके साथ ये प्रॉमिस शामिल था कि 1,10,90,000 आपको और मिलेंगे। तो जाहिर है कि सीधे सीधे एक तरह का न्योता था कि आप हमें वोट दीजिए। चुनाव आयोग ने इसको भी नहीं रोका। तो एक तो ये जो गड़बड़ी है चुनाव आयोग के स्तर पे, जिसमें एसआईआर को लेकर लोगों में बिल्कुल भरोसा नहीं जागा है, और दूसरी गड़बड़ी ये जो चुनावी रेवड़ी जिसकी प्रधानमंत्री तक आलोचना करते रहे हैं, इसकी है। लेकिन अगर हम बिहार की जीत को सिर्फ इसके हवाले कर देंगे तो एक गलत मैसेज, अधूरा मैसेज जाएगा। सच्चाई ये है कि बिहार में दो चीज़ों की काट विपक्ष का गठबंधन खोज नहीं पाया। एक तो जो नीतीश कुमार की जो छवि है कि उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे साइकिल बांटने से लेके बाकी चीज़ों तक, तो नीतीश की छवि को लेकर हालांकि विपक्ष इतना सावधान था
कि उसने उनकी आलोचना नहीं की। दूसरा एक बड़ी वजह जो एक अंडर करंट हिंदुत्व की राजनीति का है, जिसके शिखर पुरुष इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं, तो वो हिंदुत्व की सांप्रदायिक राजनीति की काट क्या हो, ये भी हमारा विपक्ष खोज नहीं पाया। इन दो के चक्कर में मतलब जातिगत गठबंधन तो अपनी जगह सब कर रहे थे, वो आरजेडी ने भी किया, वो बीजेपी ने भी किया, लेकिन इसकी वजह से ये दो ऐसी वजह रही जिससे मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव बहुत दूर तक प्रभावित हुए। तीसरी वजह जो मुझे दिखाई पड़ती है कि गठबंधन को अपने संकट दूर करने में बड़ी मुश्किल हुई। यानी जो तालमेल, जैसे मुझे लगता है ओवैसी से तालमेल कर लेना चाहिए था आरजेडी को, तेजस्वी ने लगभग नकार दिया। उसका असर ये हुआ कि ओवैसी तो 6 सीटें जीत गए। हो सकता है ओवैसी और लोग साथ होते तो आरजेडी और कांग्रेस कुछ और सीटें जीत जाते। इसी तरह जेएमएम आखिरी वक्त में किनारे हो गया। इसी तरह पप्पू यादव के साथ एक तरह का दुर्व्यवहार लगातार, पप्पू यादव के ऐसा बड़ा नेता नहीं है, लेकिन इन सारी घटनाओं से एक छवि, एक संदेश जाता है कि आप किसी अहंकार में डूबे हुए हैं, आपको अपने वोट बैंक पे ऐसा भरोसा है कि वो नहीं टूटेगा। सच है कि नहीं टूटा वो, यानी आप देखिए तो तेजस्वी के वोट सबसे ज़्यादा हैं, करीब 23% वोट तेजस्वी यादव को मिले हैं। और तीनों जो मुख्य दल माने आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू में सबसे ज़्यादा शायद 1.15 करोड़ वोट के आसपास तेजस्वी को गए हैं, बाकी दोनों को इनसे कम गए हैं। इसके बावजूद तेजस्वी हारे, यानी तेजस्वी का अपना वोट बैंक तो बना हुआ था, जो आप यादव माई जिसको कहते हैं हम लोग, मुस्लिम यादव वाला। उसके अलावा इसमें जो जुटना था, जो जोड़ा जाना चाहिए था, उसकी तेजस्वी ने अनदेखी की। उसका नतीजा ये दिखाई पड़ रहा है। सर, पर अगर हम लोग जीत को देखेंगे तो जीत का अंतर बहुत ज़्यादा है। कहाँ मतलब कि 80-90 की सीटें और कहाँ पर ये, तो सर इसको कैलकुलेट करने के में कहाँ पे जो पॉलिटिकल पंडित हैं, पत्रकार हैं, कहाँ पर वो लोग लैग कर गए? देखिए, पत्रकार लोग, मैं दिलचस्प ढंग से इसको देखता हूँ कि हमेशा वो चुनावों के मतलब भविष्यवाणी तो करते हैं, 90% मामलों में फेल हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, सब मानते थे कि अटल आडवाणी की जोड़ी तो लौटेगी। सोनिया गांधी 3 साल से राजनीति में थीं और सब उनका मजाक उड़ाते थे कि पता नहीं कैसे हिंदी बोलती हैं, कौन उनके भाषण लिखता है। और अटल आडवाणी की जोड़ी उन दिनों आज की मोदी और शाह की जोड़ी से 19 नहीं लगती थी, और राहुल गांधी के मुकाबले तब की सोनिया गांधी और नौसिखिया लगती थी। लेकिन तब भी वो जीत गई और मीडिया का कोई हिस्सा उसकी थाह तक नहीं पा सका। 1984 के चुनाव में जिसमें राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली, उसमें माना जा रहा था कि कांग्रेस हार जाएगी। तो ऐसे 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐसी जीत की किसी ने कल्पना नहीं की थी, और 2009 में कांग्रेस आसानी से वापस आ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो राजनीतिक पंडितों और पत्रकार या घोषणाओं पे मत जाइए। गनीमत बस ये इस बार ये रही कि जो एग्जिट पोल या आए वो उसी दिशा में थे जिस दिशा में नतीजे आए। नहीं तो ये तो हमने देखा है कि उल्टी दिशा में बिहार में भी हो चुका है ऐसा। आप याद कीजिए कि 2015 में बिहार में तो बाकायदा दूसरे मुख्यमंत्री लोग शपथ लेने की तैयारी में थे। पता चला कि ना, ये तो या 2010 की बात होगी, मैं भूल रहा हूँ। उस समय पता चला कि लालू यादव जीत गए, मतलब आरजेडी जीत गई। तो इसलिए पंडितों के थाह लेने के सामर्थ्य पे मुझे हमेशा संदेह रहा। अब मुझे लगता है कि दो चीज़ें और हुई हैं। एक तो इधर जो हमारी पत्रकारिता है वो लोगों के बीच नहीं जाती है, नेताओं के बीच जाती है। वो प्रशांत किशोर के पास जाती है, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि हम तो 243 सीटों पे है, हमारे उम्मीदवार हैं और हम सरकार बनाएंगे और बिहार को विकल्प चाहिए, बिहार को विकल्प चाहिए। लेकिन बिहार की जनता ने बताया कि उसको प्रशांत किशोर जैसा फर्जी विकल्प नहीं चाहिए जो सिर्फ मीडिया में था। तो लोगों का मुझे लगता है कि जैसे नेताओं का जनता से कटाव है, या बल्कि वो शायद ज़्यादा जुड़े हैं। हमारे समय के पत्रकारों का, दिल्ली के पत्रकार पटना जाते हैं, पटना के पत्रकारों से मिलते हैं, पटना के पत्रकार पटना के नेताओं से मिलते हैं,
वहीं से उनके यूट्यूब भी चलते हैं, वहीं से उनके नेशनल चैनल भी चलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया पूरी है, मुझे लगता है कि इसके चलते हमारी पत्रकारिता उस हवा को पढ़ने में ना, और कुछ हवा तो बनाई हुई भी थी, यानी एक तरफ हवा चल रही है, दूसरी तरफ पीछे से उसको थोड़ा SIR का, थोड़ा चुनाव आयोग का, दोनों का सपोर्ट मिल गया। चुनाव आयोग को कायदे से रोकना चाहिए था 10,000 रुपये के अनुदान के लिए कि ये तो अभी नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह की बेईमानी थी जो हमारे राजनीतिक प्रतिष्ठान में इस तरह पहली बार देखी गई। चुनाव आयोग बहुत अविश्वसनीय हो चुका है। और दूसरा जो हिंदूवादी राजनीति है, वो सांप्रदायिकता हमारी रगों में जैसे बहुत भीतर तक यात्रा कर रही है और वो वोट में बदल जाती है कि जिताना तो मोदी जी को है, बाकी जो भी हो। ये मुझे एक बहुत मेजर फैक्टर लगता है। सर, इसी बीच अब जो हाल ही में चर्चा होने लगी है, बीजेपी चुनाव किस तरह से लड़ती है, इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है कि भाई अपने पूरी कैबिनेट भेज देती है, इतनी मेहनत करती है। तो सर, ये कुछ नई बात है क्या? नहीं, नई बात इसमें नहीं है। इसमें नई बात बस इतना है कि अब बीजेपी के पास साधन बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप लड़ना चाहें, मेहनत करना चाहें, तो आपके पास उतने हेलीकॉप्टर होने चाहिए, उतनी जगह जनसभाएं करने के लिए, लोगों को जुटाने के लिए पैसे चाहिए, बूथ प्रबंधन के लिए आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। आप एक बूथ पे 10 लड़कों को रखते हैं, 10 लड़कों पे कितना खर्च करते हैं। तो अकूत साधन अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जिसके चलते उसने दूसरों के मुकाबले चुनाव प्रचार में बहुत बड़े पैमाने पे अपनी उपस्थिति दिखाई, जो शायद दूसरे दल सिर्फ मीडिया के सहारे ज़्यादातर रह गए। और भी बातें कही जा सकती हैं, मतलब उसी से जो बिहार का अगड़ा वर्ग है, जो लालू यादव के खिलाफ एक दौर में लगातार लगा रहा कि तो जंगल राज है, जंगल राज है। मैं बिहार का ही बाशिंदा रहा, जिस जंगल राज की बात की जाती है उस जंगल राज को मैंने देखा है। सच ये है कि बिहार में ऐसी स्थितियां हमेशा से रहीं, न सुशासन रहा जो उसका भी मिथक है, न जंगल राज था जिसका भी मिथक है। 80 और 90 के दशकों में बिहार में जो पलायन हुआ उसमें लालू यादव नहीं थे। शिक्षा के क्षेत्र में भयानक पलायन, जो जातीय नरसंहार होते थे, उन नरसंहारों में एक साथ 30 लोग 40 लोग मार दिए जा रहे हैं, जातियों के आधार पर हत्याएं हो रही हैं, वो भी हो रहा था। भागलपुर के दंगे 1990 में, लालू तो उसके बाद आए हैं। तो इसलिए जंगल राज वाला जो एक खड़ा किया गया तूमार, उस तूमार का भी शायद थोड़ा बहुत असर रहा हो, जो अगड़ी जातियों ने ये काम किया। मुझे लगता है वो पूर्वाग्रह इनके पक्ष में आया। सर, अभी अचानक से एक चर्चा शुरू होने लगी, टाइगर जिंदा है नीतीश जी को लेकर। तो ये टाइगर सो रहा था सर, अचानक जिंदा हो गया, क्या चक्कर है? टाइगर तो असल में टाइगर की छवि टाइगर से बड़ी है। ये सच है कि मतलब लोग जानते हैं कि नीतीश जी वाकई पहले की तरह समर्थ नहीं रह गए हैं। नीतीश कुमार से मेरी 3-4 मुलाकातें हैं, और 2 मुलाकातें वो जिस समय कृषि मंत्री थे तब उनका एक लंबा इंटरव्यू मैंने किया था 2 घंटे का, और एक मुलाकात जब वो रेल मंत्री थे तब। ये आकाशवाणी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का दौर था, जनवाणी नाम का एक कार्यक्रम होता था, उसमें मैंने देखा था। तो मैंने पाया कि नीतीश, उस समय लगातार मैंने कई मंत्रियों के इंटरव्यू किए थे, मैंने पाया कि नीतीश अपने मंत्रालय के कामकाज को लेके उस समय के दूसरे मंत्रियों के मुकाबले ज़्यादा सजग हैं, ज़्यादा जानकार हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तीसरी मुलाकात उनसे मेरी 2016 या 17 के आसपास हुई थी। वो पुरस्कार वापसी का जो मूवमेंट चला था, उससे बड़े खुश थे। उनको लगता था कि पुरस्कार वापसी से उनको बिहार में फ़ायदा मिला है। तो 10-12 लेखकों, पत्रकारों को उन्होंने बुलाया था और वो चाहते थे कि बिहार में सांस्कृतिक क्रांति की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय पहली बार वो थोड़े थके लग रहे थे, और 1 महीने बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए, और वो सपना जो था कहाँ चला गया किसी को नहीं मालूम। इधर के दिनों में जो उनकी तबीयत के बारे में सुनता रहा हूँ, वो उससे पता चलता है कि पहले की तरह कार्यक्षमता उनमें नहीं रह गई है। लेकिन उनकी छवि के बिना, उनकी जातिगत पहचान के बिना बीजेपी का काम चलना भी नहीं था। तो इसलिए उस छवि को लगातार, सुशासन बाबू की छवि, लड़कियों को साइकिल बांटने वाले की छवि,
लेकिन उसी जेडीयू में अनंत सिंह भी हैं जो बाकायदा 28,000 वोट से चुनाव जीते, और भी लोग हैं। विपक्ष उसकी शहाबुद्दीन के बेटे की याद दिलाता रहा, ओसामा शहाब की, जबकि उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। मतलब उसके पिता की याद दिलाता रहा और यहाँ इसको भूल गया अनंत सिंह को। तो ये सारी बातें छवि की हैं। जो टाइगर जिंदा है, जब इन लोगों को लगा कि हाँ वाकई हवा हमारी है, तो टाइगर को जिंदा कर दिया। अब टाइगर दहाड़ भी रहा है। सवाल ये है कि दहाड़ कब तक चलेगी? 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, कार्यकाल पूरा करेगी? ये तो आने वाले दिनों में बीजेपी की हड़बड़ी, बीजेपी की रणनीति पे निर्भर करेगा, लेकिन सर और उनकी सेहत पे भी। पर बीजेपी अब बिहार में एंट्री कर चुकी है, बड़े पैमाने में कर चुकी है, और इसका आने वाले दूसरे राज्यों में भी असर पड़ेगा। बिहार में एंट्री तो कर चुके, पहले भी कर चुकी थी वो। ये पहली बार नहीं, पिछली बार भी वो। मतलब आप याद कीजिए कि 2020 के चुनाव में अगर आरजेडी के पास 75 सीटें थीं, तो बीजेपी के पास भी 74 सीटें थीं। तो इसलिए एंट्री तो कर चुकी थी वो। और लेकिन जो असली सवाल है, बिहार में देखिए, मंडल की राजनीति ने मंदिर को हमेशा दबाए रखा। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे, तो समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार करके लालू यादव ने एक तरह से जो शिकस्त दी थी, वो आने वाले तमाम वर्षों में बनी रही। यूपी में तो मंदिर चला, लेकिन बिहार में बीजेपी को दाखिल होने के लिए मंदिर को पीछे छोड़ना पड़ा, नीतीश के मंडल की मदद लेनी पड़ी। तो इसलिए बीजेपी आ तो गई है, वो बनी रहेगी या अपना स्वरूप बदलेगी? क्या वो मंदिर के एजेंडा को, जो बहुत संभव है करना चाहे, यहाँ पुश करेगी, या मंदिर को मंडल की आड़ में छुपाए रखेगी? तो कमंडल छुप जाए मंडल के पीछे, ये उसको सबसे ज़्यादा रास आएगा। तो ये सारे सवाल तो हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो सर अभी के हाल में नीतीश से बड़ा कोई नेता आपको दिख रहा है बिहार में? अभी तो निस्संदेह नीतीश से बड़ा कोई नेता नहीं है, लेकिन जितनी तेज़ी से छवियां बनाई जाती हैं, उतनी तेज़ी से छवियां ध्वस्त भी की जाती हैं। यानी 2015 तक लगता था कि तेजस्वी कितना बड़ा नेता हो गया है, और अभी 10 दिन पहले तक जब सबको लग रहा था कि तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो तेजस्वी बहुत बड़े नेता लग रहे थे। 2009 में जब राहुल गांधी ने चुनाव जीता था, कांग्रेस ने केंद्र का, तो राहुल गांधी को कहा गया कि क्या बड़ा आदमी है। उसकी रणनीति में यूपी में नंबर 1 पार्टी बनी कांग्रेस। लेकिन हमने देखा कि उसको धीरे धीरे पप्पू बना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो नीतीश के 1-2 फैसले, 1-2 बयान, 1-2 वाक्य ही उनकी इस पूरी छवि को मटियामेट कर सकते हैं। सवाल है कि उनकी जगह कौन लेगा। बीजेपी के भीतर सुशील मोदी के देहांत के बाद जो रिक्ति पैदा हुई है, वो बनी हुई है। सम्राट चौधरी या दूसरे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका वो कद नहीं है। और मुझे तीसरा अंदेशा दिखाई पड़ता है, जो महत्वाकांक्षी नौजवान नेता हैं चिराग पासवान, जो लगातार अपनी दावेदारी एक तरह से पेश कर रहे हैं, ये इशारा करते हुए कि ना हमको तो बिहार में ही राजनीति करनी है। आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएंगे, क्या करेंगे, इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी कहाँ जाती है, एनडीए कहाँ जाती है, और नीतीश की छवि कितनी बची रहती है। सर इसको भी ज़रा से समझा दीजिए। आपने चिराग पासवान का लिया है, उनका कहना है बिहारी फर्स्ट, और फिर कहते हैं हिंदू दलित नेता। तो हाँ। इन 2 चीज़ों को किस तरह से बिहार का आदमी या देश समझे? असल में देखिए, मैंने जो मंडल और कमंडल की बात कही थी, वो यही है कि दलित से वो मंडल से जुड़ते हैं। नीतीश ने एक काम किया था, लालू यादव का जो मंडल था, एक कंप्लीट पिछड़ा ओबीसी दलित वो फोकस था। नीतीश कुमार ने उसको 2 हिस्सों 3 हिस्सों में बांट दिया। यानी पिछड़ों में अति पिछड़े निकाल दिए, दलितों में महादलित निकाल दिए, मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमान निकाल दिए। तो ये जो मंडल के भीतर की सिंधमारी थी, उसकी तोड़फोड़ थी। बीजेपी ने उसको अब हिंदू के साथ जोड़ दिया है कि यादव भी तो हिंदू ही है, मुसहर भी तो हिंदू ही है, ये सारे लोग हिंदू हैं। तो वो दलित भी हैं, हिंदू भी हैं और बिहारी भी हैं। तीनों कार्ड चिराग पासवान एक साथ खेलना चाहते हैं कि दोनों हाथ उनके लड्डू बना रहे। ये बात है। तो सर बिहार का आदमी समझ रहा है कि वो वोट तो दे ही दिया, तो समझ ही रहा है। अब तो देख ही रहा है वो। और नीतीश, असल में चिराग पासवान की कामयाबी जो है
वो एनडीए के साथ आ जाने की कामयाबी है। पिछली बार जो उन्होंने नादानी की थी उसके चलते उनको मतलब एक सीट शायद मिल पाई थी या पता नहीं मिली थी कि नहीं मिली थी। तो इस बार लेकिन वो एक साथ रहे तो कुछ वोटों के फ़र्क से कई चीज़ें उनके पक्ष में आ गई। तो गठबंधन का जो तालमेल था इस पे भी एनडीए ने बहुत मेहनत की जो महागठबंधन ने नहीं की। उसको जितनी कोशिश करनी चाहिए थी उसने नहीं की। बिल्कुल आखिरी दौर में उसने सरेंडर कर दिया। वो जो नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया, वो मल्लाहों का अपने आप को वो बोलते हैं मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बहुत आखिरी दौर था और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसका भी मैसेज कोई बहुत अच्छा गया नहीं। तो यही है। सर एक चीज़ ये बताइए, आजकल ये बड़ी चर्चा चल रही है कि ये जीत एनडीए की माने या महागठबंधन की हार माने या ज्ञानेश कुमार की जीत माने। वही मैंने कहा कि इसको न ज्ञानेश कुमार की पूरी जीत कह सकते हैं। चुनाव आयोग के तौर तरीकों ने एनडीए की मदद की, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी के चलते एनडीए जीत गया ये मान लेना थोड़ी सी ज्यादती होगी। उसमें यह भी है कि एनडीए की जीत उस मायने में है कि उसने गठबंधन ठीक ठाक कर लिया। मतलब चिराग और नीतीश को साथ लाना, जोड़े रखना आसान काम नहीं था जो उसने किया। दूसरी तरफ गठबंधन में आपका जेएमएम आपके साथ चला गया, अलग हो गया, उसने कहा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। यही स्थिति दूसरे ओवैसी के साथ जो मैं दोहरा रहा हूँ रही। तो थोड़ी समझदारी इधर दिखाने की ज़रूरत थी। और विकास का जो एजेंडा बताया जा रहा है इन दिनों बिहार में, वो मोदी और नीतीश के आने से थोड़ा बड़ा दिखने लगा लोगों को। यही है। सर एक चीज़ ये भी बता दी, ये समझाइए जो लालू प्रसाद के घर में परिवार में हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि बेटी नाराज़ हो गई या भाई नाराज़ हो गया, तो सर इसका क्या राजनीति और वोटर के उसमें कुछ असर पड़ता है क्या? देखिए, असल में सफलता और असफलता के साथ यही होता है कि सफलता में सब हिस्सा लेते हैं, असफलता में कोई साथ नहीं देता है। ये सारा विवाद आया चुनाव नतीजों के बाद। परिवार में झगड़े होते हैं, रहे होंगे, और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो सामाजिक संरचना है उसमें बेटों की बेटी से ज़्यादा चलती है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है और इससे तेजस्वी का बचाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो एक पारिवारिक मसला था। अगर तेजस्वी कामयाब होते तो सुलझ गया होता। तेजस्वी इस मायने में नाकाम रहे कि उनकी सरकार नहीं बन सकी, आरजेडी 25 वोटों तक सिमट गई, तो अचानक उनके 25 सीटों तक, तो अचानक उनके खिलाफ जो झगड़ा था परिवार के भीतर का वो सामने आ गया। कल्पना करें कि ठीक उल्टे नतीजे होते तो रोहिणी चुप रहती, चली जाती। वो झगड़ा निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा न होता तो अच्छा होता, लेकिन उसमें राजनीति पढ़ने का ज़्यादा मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि क्या तेजस्वी ने जो साथी चुने वो उनके काम नहीं आए, तो जानने के लिए राजनीतिक नतीजे काफ़ी हैं। उसके लिए रोहिणी के बयान की ज़रूरत नहीं है। सर एक चीज़ मुसलमानों का भी बता दीजिए कि मुसलमानों का अब ये क्लियर होने लगा है कि देश में कि हिंदू बीजेपी और मुसलमान एआईएम कम से कम नॉर्थ बेल्ट में अभी तो एआईएम के साथ उतना नहीं गए हैं, बल्कि कई लोगों को संदेह होता है कि एमआईएम जो है वो कहीं बीजेपी की भी टीम तो नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये सच है कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम नेतृत्व इतना मजबूत दिखाई नहीं पड़ता है जितना असदुद्दीन ओवैसी दिखाई पड़ते हैं। वो संविधान के जानकार हैं, बातचीत करने में उस्ताद हैं, वो हर तरह से एक बहुत ठोस नेता, जो पता नहीं मतलब छवि के रूप में बात कह रहा हूँ, जी जी जी, भीतर क्या स्थिति मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चूँकि छवियों की ही राजनीति पूरी होती है, धारणाओं की ही राजनीति पूरी होती है। ये सच है कि अभी भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में एक तरह का अलगाव बोध है, एक गहरी पीड़ा है कि उनको ठीक से समझा नहीं जा रहा है, और उनके खिलाफ बीजेपी का तो जो पूरा का पूरा आरएसएस और बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो है ही, मीडिया भी उसके खिलाफ दिख रहा है। चाहे वो लाल किले का बम कांड हो, चाहे कोई दूसरा कांड हो, आप अचानक वो सवाल पूछने लगते हैं जो आतंकियों या उनके आकाओं से पूछने चाहिए, उसमें आप सबको शामिल करने लगते हैं, सबको संदेह से देखने लगते हैं। तो ये जो माहौल बना है
उसमें मुस्लिम अलगाव के सामने यही चारा है कि किसी भी तरह वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। तो लेकिन सत्ता से बाहर करना किसी को आसान इतना होता नहीं है, ख़ास तौर पे उसके पास इतने पैसे हैं, इतना पावर है, और फिलहाल तो चुनाव आयोग भी उसके साथ दिख रहा है। तो एक बड़ा गठबंधन क्या होगा, कैसे बनेगा, कोई मुस्लिम नेतृत्व वास्तविक कैसे खड़ा होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो बिहार ने छोड़ा है। एक बात जो आपने कही थी कि क्या दूसरे राज्यों पे असर पड़ेगा, देखिए बंगाल की स्थिति बिहार से भिन्न है। ममता बनर्जी बिल्कुल सड़क पे उतर के उसी तरह लड़ लेने वाली नेता हैं जैसे बीजेपी के लोग किया करते हैं। तो वो टक्कर देंगी, पूरी टक्कर देंगी। ये इतना आसान बंगाल उनके लिए नहीं रहेगा। ये तो पिछली बार ही बंगाल को अपनी झोली में डाल चुके थे, जो नहीं आया। अब SIR वहाँ शुरू करवा रहे हैं, तो खेल चुनाव आयोग का वहाँ चलेगा, ठीक है, लेकिन कितना कामयाब होगा कहना मुश्किल है। और यूपी में तो मुझे लगता है कि पार्टी का अंदरूनी टकराव भी दिखेगा। यानी ये संदेह कई लोगों को है कि 2024 के जो चुनावी नतीजे थे, उन नतीजों लोकसभा के, वो इसलिए भी हुए कि योगी ने पार्टी की बहुत मदद नहीं की। यूपी में पार्टी आधी रह गई। तो क्या 2027 में मान लीजिए यूपी के चुनाव में योगी बहुत कामयाब होते हैं, तो क्या 2029 के चुनाव में लोकसभा में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो जाएंगे? ये हो सकता है। लेकिन आप योगी को कमज़ोर कर देंगे 2027 में, तो 2029 में कैसे जीतेंगे? तो ये एक दुष्चक्र है जिसमें बीजेपी शायद थोड़ी घिरी हो सकती है। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप मीडिया की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक हो गया और एक डिजिटल मीडिया हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहा जाता है कि भाई वो एक सरकार का पक्ष लेते हैं। अब ये खुलकर बात हो गई, कोई छुपी नहीं है। पर सर, आप डिजिटल मीडिया का अगर देखेंगे, यूट्यूब का देखेंगे, माध्यम देखेंगे, तो जो इस वक्त चुनाव, बिहार चुनाव में लें, तो उन्होंने भी एक अपना पूरा एक पक्ष बना दिया था कि महागठबंधन को जिताए। तो ऐसे में पत्रकारिता कहाँ चलेगी, पत्रकार कहाँ चलेगा? असल में वही संकट है। पत्रकारिता इन दिनों बिल्कुल नेताओं की विचारों की चेरी हो गई है, उनके गुलामी करने लगी है। ये सच है कि सोशल मीडिया की पत्रकारिता जो शुरू हुई, तो उसने एक उम्मीद बंधाई कि देखो सरकार की आलोचना करने वाले लोग बचे हुए हैं। डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरह उभरा, लेकिन उसकी जो बाड़ेबंदी शुरू हो गई कि वो कांग्रेस के साथ चलेगा तो कांग्रेस की बात करेगा, तेजस्वी के साथ चलेगा तो, हालांकि ये बीमारी बहुत दूर तक नहीं गई है। और मैंने बहुत डिजिटल मीडिया के या सोशल मीडिया के प्रसारण बहुत नहीं देखे, मतलब दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अब भी मुझे उम्मीद वही लगती है, क्योंकि सबसे कम साधनों पे आम आदमी की आवाज़ कहने वाला अगर कोई माध्यम है, हम लोग इस पार्क में बैठ के हम 3 लोग बात कर रहे हैं और ये बात कहीं भी सुनी जा सकती है। इतना सस्ता माध्यम, इतना लोकतांत्रिक माध्यम कोई दूसरा नहीं है। तो मैं इस मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करूँगा। इसको अपने आप को सुधरने का शायद ये एक आत्मालोचन का एक मौका रहा होगा इस मीडिया के पास कि उससे ये गलती आगे नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया वक्त दिया हमें। हैदर साहब, आपने कुछ कहना चाहिए हमारे ऑडियंस को? सर, बस यही कि जो भी सुनिए, तर्क और विवेक से फैसला कीजिए। व्हाट्सएप पे जो संदेश मिलता है उसमें अंगूठा मत लगाइए, दिमाग लगाइए, उसको ऐसे ही फॉरवर्ड मत कर दीजिए। इस देश के लोकतंत्र को अभी सबसे ज़्यादा विवेक और संवेदना की ज़रूरत है, उन्माद और भावुकता की नहीं, धर्मांधता की नहीं। इससे बचने की कोशिश करें, देखें क्या होता है आगे। थैंक यू। तो देखिए, किसी भी बात पर अंगूठा मत दिखाइए, दिमाग लगाइए, ये बात समझिए, और इसी तरह बातें आपको द स्वतंत्र समझाता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।